वेलकम टू आवर चैनल डाउट एक्सपर्ट। सो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं क्लास 9th की मैथ से, ओके, एंड दैट इज़ फ्रॉम न्यू एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। ओके, सो प्रीवियस 5 चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं पहली वीडियोज़ में विद देयर एक्सरसाइजेस। सो अभी हम करेंगे चैप्टर नंबर 6, ठीक है। चैप्टर 6 बात कर रहे हैं लाइंस और एंगल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि लाइंस और एंगल्स है क्या चीज़, ठीक है। लाइंस तो वैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा है, जो यूक्लिड्स ज्योमेट्री वाला चैप्टर था उसमें भी उन्होंने अपनी एक डेफिनेशन दी थी कि लाइन क्या होती है, ठीक है। सो किसी को याद हो तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करना कि लाइन की क्या डेफिनेशन दी थी यूक्लिड ने। इसी के साथ फिर आगे चलते हैं, लाइंस और एंगल्स के बारे में बात करेंगे। लाइंस की अगर हम दूसरी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो लाइन क्या होता है, हमें पता है कि ये जो है ना ये एक लाइन है, ठीक है, सबको पता है। बट इस लाइन को हम कहीं तक भी लेके जा सकते हैं, कोई लिमिटेशन तो नहीं है ना। क्यों ना इस स्क्रीन के भी इधर ले जाए, क्यों ना इधर भी, कितना भी आप इसको कितना भी लेके जा सकते हो, ठीक है ना। पूरा बढ़ा सकते हो उसको, इधर इन्फिनाइट तक लेके जा सकते हैं, इधर इन्फिनाइट तक लेके जा सकते हैं, करेक्ट। सो जो लाइन है, लाइन की अगर हम बात करें तो लाइन के कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होते, राइट, एंडिंग पॉइंट्स नहीं होते। सो ये तो हो गई आपकी लाइन। अभी बात करते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट भी हमने प्रीवियस फिफ्थ चैप्टर में इसके बारे में डिस्कस किया है। पहले तो जिसने फिफ्थ चैप्टर या प्रीवियस चैप्टर्स नहीं देखे वो एक बार ज़रूर डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके या फिर प्लेलिस्ट आपको दी हुई है, प्लीज़ एक बार सब लोग सारी वीडियोस अच्छे से देख लेना। क्योंकि अगर आपने एक बार ये सारी वीडियोज़ देख ली, आपकी पूरी एनसीईआरटी एंड पूरे आप आरएस के क्वेश्चन भी कर सकते हो अगर आपने इंट्रोडक्शन की सारी वीडियोज़ अच्छे से देखी होंगी और समझी होंगी तो, ठीक है। सो शुरू करते हैं लाइन सेगमेंट। अभी देखो ये एक लाइन थी, ठीक है ना। लाइन का आपका कोई कह सकते हो कि एंडिंग पॉइंट नहीं है, क्या नहीं है, नो एंडिंग पॉइंट, ठीक है ना, नो एंडिंग पॉइंट, यही तो है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट की, सो लाइन सेगमेंट हमने क्या पढ़ा था, लाइन सेगमेंट था अ पार्ट ऑफ लाइन, अ पार्ट ऑफ लाइन विच हैज़ अ एंडिंग एंड अ स्टार्टिंग पॉइंट, which has a ending and starting point। पहले starting लिखते हैं, which has a starting and ending point, ठीक है। एक इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक इसमें एंडिंग पॉइंट होगा। अब कैसे होगा, देखो कोई भी एक लाइन दी हुई है, ठीक है ना, ये एक लाइन है या फिर पूरी लाइन है। अगर मैं इसको बोलूँ कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, कोई भी एक आपकी लाइन है, सो यहाँ से यहाँ तक का ये जो पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, वो हो जाएगा आपका लाइन सेगमेंट। ये पूरी लाइन आपकी जा रही है और इस लाइन का एक वो पार्ट जो यहाँ से शुरू होकर लाइन यहाँ पर ख़त्म हो गई उसको क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट, ठीक है ना। वही सेम यहाँ से है, ये हमारा कोई एक पॉइंट है ए से शुरू हुई और यहाँ पे आके बी पे हो गई ख़त्म, सो उसको क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट, करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है आपका रे। सो रे क्या होता है, देखो रे में क्या होगा कि रे में जो है एक एंड पॉइंट होगा, ओके, अ पार्ट ऑफ लाइन, और या फिर कह सकते हो लाइन विच हैज़ ओनली वन, अ लाइन विच हैज़ वन पॉइंट, विच हैज़ वन एंड पॉइंट कह सकते हो या फिर स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है ना। स्टार्टिंग पॉइंट बेटर रहेगा, विच हैज़ वन स्टार्टिंग पॉइंट, सिर्फ उसमें स्टार्टिंग पॉइंट ही होगा, ठीक है ना, स्टार्टिंग पॉइंट। उसके लिए कैसे होगा, अभी हमारे पास एक लाइन थी, तो अभी जब हम लाइन को डिफाइन करते हैं ना तो उसको इस तरह से एरोज से डिफाइन कर देते हैं, ठीक है ना, कि वो जो है इन्फिनाइट तक जा रही है। सो अब जब रे की बात करेंगे, सो रे क्या हो जाएगा, लाइक ये लाइन है, सो यहाँ ए से शुरू तो हुई है ये लाइन, बट हमें नहीं पता ये कहाँ तक जा रही है, तो इसको इस तरह से डिनोट कर देते हैं। आपने देखा होगा जो एरो करते हो, एरो क्या होता है, वो एक रे होती है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुई है हमें पता है, बट कहाँ जाके एंड हो रही है नहीं पता। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे हम साइंस में फिजिक्स में पढ़ते हैं ना रेज के बारे में। सो रेज जैसे टॉर्च में से आपकी लाइट जा रही है, सो लाइक ये आपकी टॉर्च है, यहाँ से आपकी रेज जाती है, राइट, कुछ इस तरह से रेज जाती है। तो उनके ये स्टार्टिंग पॉइंट तो यहाँ पर सबके हैं, बट यहाँ पर कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होते रेज के, ठीक है ना, वो जा रही हैं इन्फिनाइट तक, करेक्ट। सो इसको बोलेंगे रे। सो समझ आ गया होगा, लाइन एक पूरी लाइन होती है जिसके दोनों एंड पॉइंट नहीं होते। लाइन सेगमेंट की बात करें तो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दोनों होते हैं, और अगर रे की बात करें तो उसमें स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है बट एंड पॉइंट नहीं होता, ठीक है। या फिर बोल सकते हो सिर्फ एक, अगर दोनों एंड्स बोल रहे हैं तो उसमें सिर्फ एक एंड है, ठीक है।
कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके, अभी हमने बात करी थी लाइन की, अभी कुछ हमारे पॉइंट्स हैं, तो पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। पॉइंट्स क्या होते हैं, दो तरह के पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, कॉलीनियर पॉइंट्स, नॉन कॉलीनियर पॉइंट्स, ठीक है। सो अगर कॉलीनियर पॉइंट्स की बात करेंगे, सो वो पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन, ठीक है, विच लाइज ऑन द सेम लाइन, ऑन द सेम लाइन, ठीक है। ये आपकी एक सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी, मतलब वो सारे पॉइंट्स जो एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, कि अगर आपकी लाइन सेगमेंट कह सकते हो लाइन, ठीक है, ये या फिर लाइन ही बोलो, ये आपकी एक लाइन है, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और यहाँ पर एक पॉइंट सी है। सो ये दोनों पॉइंट, तीनों पॉइंट्स क्या हो गए, वो तीनों पॉइंट्स हो गए आपस में कोलीनियर। लीनियर से पता लग रहा है कि एक लाइन में है, ठीक है, लीनियर मीन्स एक लाइन में है, ठीक है। सो तीन ऐसे पॉइंट्स, 3 या 4 भी हो सकते हैं, जो एक ही लाइन पर लाई करेंगे, उनको बोलेंगे हम कोलीनियर पॉइंट्स। दूसरा आता है नॉन कोलीनियर। सो उसके लिए उसका अपोजिट हो जाएगा विच डज नॉट लाई ऑन द सेम लाइन, ओके, विच डज नॉट लाइज ऑन द सेम लाइन, ऑन द सेम लाइन। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी मैं 3 लाइक आपके पॉइंट्स का एग्जाम्पल ले लेती हूँ। जैसे कि आपकी एक लाइन है, ठीक है, यहाँ पर आपका एक पॉइंट आ रहा है ए, एक पॉइंट आ रहा है यहाँ पे बी, बट एक रैंडम पॉइंट है सी यहाँ पर, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे इसको, कि हमारे जो पॉइंट्स हैं ए बी सी, वो तीनों कॉलीनियर नहीं है, क्योंकि तीनों के तीनों एक लाइन पर लाई नहीं कर रहे। अभी मैं यहाँ पर एक पॉइंट और बना दूँ डी, सो यहाँ पे आप बोलोगे ए बी डी, जो 3 पॉइंट्स हैं वो तो कॉलीनियर हैं, बट अगर हम बात करेंगे सारे पॉइंट्स की ए बी सी डी, सो वो आपके क्या हो जाएंगे, वो आपके नॉन कॉलीनियर है, क्योंकि ए बी सी डी सारे हमारे एक पॉइंट पर, एक लाइन पर लाई नहीं कर रहे, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। पॉइंट्स हमने 2 पढ़े हैं, कॉलीनियर, एक नॉन कॉलीनियर। जो सेम लाइन पर आएंगे उनको कॉलीनियर बोलेंगे, और जो नॉन कॉलीनियर होंगे वो सेम लाइन पर नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। प्रीवियस एक्सरसाइज जो हमने 5.1 करी थी प्रीवियस वीडियो में, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग क्या होंगे, या फिर इंटरसेक्टिंग क्या होता है। इंटरसेक्टिंग मतलब होता है क्रॉस करना, ठीक है। जिसने नहीं देखी वीडियोस, प्लीज़ एक बार सारी वीडियोस चेक कर लेना, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस की अगर हम बात करें, जो क्रॉस कर रही है दो एक लाइंस ऐसी, जैसे ये दोनों लाइंस आपस में यहाँ पे क्रॉस कर रहा ना, सो इनको बोलेंगे हम इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है ना। इंटरसेक्टिंग लाइंस बहुत ही सिंपल सी चीज़ है और कुछ नहीं है। दूसरा आता है आपका नॉन इंटरसेक्टिंग। अब नॉन इंटरसेक्टिंग क्या होता है, नॉन इंटरसेक्टिंग मीन्स जो लाइंस आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम एक चीज़ और बोल देते हैं, पैरेलल लाइंस। क्या बोल देते हैं, पैरेलल लाइंस, ओके। पैरेलल को हम इस एरो से डिनोट कर देते हैं, लाइक 2 लाइंस ऐसे बना देते हैं और उनके बीच में एक एरो ऐसे बना दें, तो वो डिनोट करता है कि दोनों लाइंस जो है वो दोनों लाइंस पैरेलल है, ठीक है। अब आप ये बोलोगे कि ये वाली 2 लाइंस ऐसे जो है वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ठीक है, तो पैरेलल कैसे होंगी, जब आप इन को और एक्सटेंड करोगे, ठीक है, आगे प्रोड्यूस करोगे इस लाइन को और इस लाइन को, तो ये कहीं ना कहीं पर क्या हो जाएंगी, वो इंटरसेक्ट कर जाएंगे, ठीक है। सो वो नॉन इंटरसेक्टिंग नहीं होंगी, ठीक है ना। ये वाला एग्जाम्पल आपका आएगा यहाँ पे इंटरसेक्टिंग में, कि अगर आपकी 2 नॉन पैरेलल लाइंस है, वो दिख तो रही है कि इंटरसेक्ट नहीं कर रही, बट जैसे ही वो और आगे मूव होंगी तो वो आगे जाके यहाँ पे किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। सो इसलिए जो हमारी पैरेलल लाइंस है वो नेवर इंटरसेक्ट, वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी एक दूसरे को। ये ऐसे स्ट्रेट 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 जाती रहेगी, ये वाली भी, बट वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। समझ आ गया होगा इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एंगल। एंगल क्या है, अभी देखो हमने यही दोनों चीज़ें तो पढ़नी थी, एक तो लाइंस पढ़ना था और एक हमें पढ़ना था एंगल्स। तो अगर हम अभी एंगल्स के बारे में बात करेंगे, सो अभी जैसे हमने रे पढ़ी, ठीक है, एक ये पॉइंट है यहाँ पर, कोई भी एक रैंडम पॉइंट आप ले सकते हो, यहाँ से 2 लाइंस बना दी, कोई भी रैंडम पॉइंट्स, ठीक है ना। लाइंस क्या, रे है, क्योंकि इसका यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है बट एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, रेज। इन दोनों रेज के बीच में जिस चीज़ से हमें मेज़र किया जाता है कि उनके आपस में क्या डिस्टेंस है, या फिर बोलो तो उस चीज़ को हम बोलते हैं एंगल। क्या होता है, ये होता है आपका एंगल, ठीक है। एंगल किस चीज़ में मेज़र किया जाता है, मेज़र किया जाता है डिग्री में, ठीक है। वो 1 डिग्री का हो सकता है, 2 डिग्री का हो सकता है, कितने भी डिग्री का हो सकता है, वो किया जाता है आपका डिग्री में मेज़र। जैसे लेंथ को हम सेंटीमीटर में करते हैं, और जो हमारा और भी यूनिट्स है सभी चीज़ों की, वेट को किलोग्राम ग्राम में करते हैं, ऐसी जो एंगल है, एंगल को किस चीज़ में करते हैं, बोलते हैं डिग्री। साइन होता है उसका, ये 0 लगाते थे,
प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया ये, ठीक है। तो अगर इसकी यूनिट देखनी है तो यूनिट बोल सकते हो कि डिग्री हो जाएगी, ठीक है। और भी होती है यूनिट्स, बट अभी हम इन क्लासेस में डिग्री पढ़ने वाले हैं। सो ये आपका एंगल हो गया, समझ आ गया कि दो रेज के बीच में, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, लाइक ये दो रेज है तो इसको इस तरह से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। ये वो होता है एंगल। इसको आप बोल सकते हो कि 30 डिग्री का एंगल है, या फिर कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 45 डिग्री का एंगल है। और बढ़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। स्ट्रेट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। यही तो होता है ना, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल नेक्स्ट पेज से। टाइप्स ऑफ एंगल आपके बहुत सारे रहने वाले हैं, ठीक है। अगर हम फर्स्ट टाइप की बात करें तो आपका आता है एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या होता है, देखो मैं थोड़े से ना आपको एंगल समझा देती हूँ। हमारी ये एक छोटी सी रे है, ठीक है, लाइक यहाँ पे एक रे है, ठीक है। एक रे आपकी यहाँ पे आएगी जो आपका बनाती है ये 90 डिग्री, ठीक है। ये क्या होता है आपका 90 डिग्री। फिर अगर ये एंगल आपका इस 90 डिग्री के बीच में, ये कौन सा है, ये है आपका 90 डिग्री, और ये ओवरलैप कर रहा है, लाइक लाइन के ऊपर लाइन है। अभी तो यहाँ से कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ ना, तो ये होता है आपका 0 डिग्री। सो अगर 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में कोई एंगल बनेगा ना, लाइक ये आपका 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 4 डिग्री है। सो 0 से 90 के डिग्री के बीच में जो बनने वाले एंगल है उनको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल, ओके। एक्यूट एंगल के लिए आप लिख सकते हो कि लाइक कोई एंगल है आपका थीटा। सो थीटा जो एंगल है वो लाई करेगा, किससे बड़ा होगा, 0 डिग्री से बड़ा होगा, इक्वल नहीं होगा 0 डिग्री के, ठीक है। और छोटा होगा किससे, 90 डिग्री से। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ स्ट्रेट में आपका 90 बनता है तो ये होता है आपका एक्यूट एंगल। ये क्या होता है, एक्यूट एंगल, ठीक है। इसी तरह आता है फिर राइट एंगल। अब राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। किसके इक्वल होता है, जो एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो उसको हम बोलते हैं राइट एंगल, ठीक है। जैसे कि ये आती है स्ट्रेट लाइन, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, ये बिल्कुल आपकी स्ट्रेट परपेंडिकुलर बोल देते हैं इसको। ये आएगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। एंगल को हम एक कर्व लाइन से बोल देते हैं, और 90 डिग्री को अगर कहीं पे नहीं दिया हुआ, ठीक है, ये तो आपको दिया हुआ है, लाइक मैं बोलूँ कि यहाँ पे आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, तो आप देखोगे ये 0 और 90 के बीच में, तो कौन सा एंगल हो जाएगा, एक्यूट एंगल। बट अगर आपको यहाँ पे एंगल लिखा हुआ नहीं है और इस तरह से एक स्क्वायर सा बना हुआ है ये स्ट्रेट लाइन, तो इसको देखते ही समझ जाना है कि ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। बहुत सी जगह 90 डिग्री मेंशन नहीं होगा, बट इस साइन से आपको पता करना होगा कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब 90 डिग्री के बाद भी जो है आपका लाइन आगे बढ़ेगी, ठीक है। कुछ इस तरह से जाएगा, फिर एंगल यहाँ पे जाएगा, इस तरह से भी बनेगा, और फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे आके ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। सो ये वाला एंगल होता है आपका 180 डिग्री। इस 180 डिग्री और 90 की डिग्री के बीच में बनने वाला एंगल, जो कि ये वाला एंगल होगा पूरा, या फिर ये वाला जो एंगल होगा पूरा यहाँ से यहाँ तक, उसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। इट मीन्स जो एंगल आपका 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो एंगल आपका 90 डिग्री और 180 की डिग्री के बीच में होगा उसको बोलेंगे हम ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। कैसे बनाएंगे इसका डायग्राम, लाइक ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये आपका एक्यूट एंगल होगा। यहाँ पे अगर कोई बनाएंगे 90 डिग्री, ये जाएगा आपका कुछ इस तरह से, तो ये वाला जो एंगल आएगा आपका वो होगा आपका ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। अब आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होगा, जब यही एंगल अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा और ये बन जाएगी आपकी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन से याद रखना है स्ट्रेट एंगल, ठीक है। सो जब एंगल का मेज़र हो जाए 180 डिग्री के इक्वल, लाइक यहाँ से हमने शुरू किया था ये एंगल बनाना, और यहाँ पे जाके पूरा इधर स्ट्रेट हो गई लाइन, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल होता है इसको क्या बोलते हैं हम, 180 डिग्री। क्या बोलते हैं, 180 डिग्री, और 180 डिग्री को बोलते हैं हम स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अब फिर से इसके नीचे बढ़ेगा, ये ऑब्वियस है। तो उसके जब नीचे जाएगा जो एंगल, यहाँ पे क्या होता है 360 डिग्री। सो जो 180 डिग्री से एंगल बड़ा होगा, ठीक है, जो भी एंगल आपका 180 डिग्री से बड़ा होगा उसको आप क्या बोलोगे, रिफ्लेक्स एंगल। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये आपकी एक रे थी, यहाँ से एक एंगल बनना शुरू हुआ और यहाँ पे 180 बनता, बट उसने उसको भी क्रॉस करके यहाँ पर एक एंगल बना दिया इस तरह से। तो ये वाला जो एंगल बना पूरा, इसको क्या बोलोगे आप, ये बना आपका रिफ्लेक्स एंगल। सो जो एंगल आपका 180 डिग्री से बड़ा होगा उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। फिर आता है आपका कंप्लीट एंगल, या फिर इसको बोल सकते हो कंप्लीट रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है, जो पूरा एक चक्कर काट जाए, ठीक है ना, कि यहाँ से शुरू किया था आपने, यहाँ से, और यहाँ से घूमते घूमते घूमते
यहाँ से एंगल घूमते घूमते पूरा यहाँ पे आ गया और ये फिर से यहीं पर कंप्लीट हो गया। तो ये वाला जो पूरा एक रिवॉल्यूशन में एंगल बनता है वो कितना होता है 360 डिग्री। सो कंप्लीट एंगल किसको बोलेंगे 360 डिग्री एंगल को हमें कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ठीक है, रिवाइज करते हैं। यहाँ से स्टार्ट होगा आपका 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में बनने वाला एंगल एक्यूट एंगल, फिर एक स्ट्रेट लाइन बनेगी उसको बोलेंगे 90 डिग्री, फिर यहाँ 90 डिग्री और 180 के बीच वाले एंगल्स को बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल, फिर ये लाइन स्ट्रेट हो जाएगी उसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल, फिर 180 से बड़ा जो भी एंगल यहाँ पे बनेगा ये 180 डिग्री है, इसके बाद जो भी एंगल बनेंगे यहाँ पर उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल, और जब ये पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा जहाँ से शुरू किया था वहीं पर ख़त्म उसको बोलेंगे हम कंप्लीट एंगल। ठीक है, आई होप सब समझ आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट है आपका पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर ऑफ एंगल्स मतलब हम बात करेंगे एक से ज़्यादा एंगल्स की, और पेयर का मतलब तो आपको पता ही है, पेयर का मतलब होता है आपका 2। ठीक है, पेयर का मतलब हो जाता है आपका 2। सो पेयर ऑफ एंगल्स की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले आता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? पेयर ऑफ एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री। लाइक कोई भी हमारे दो एंगल्स हैं, एक एंगल ये कंसीडर कर लिया हमने जो कि है आपका 30 डिग्री, ये एक एंगल कंसीडर कर लिया ये है आपका 60 डिग्री। ओके, क्या हो जाएगा 60 डिग्री। सो अगर हम इन दोनों का सम करेंगे 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री तो सम क्या हो रहा है आपका, मिल रहा है आपको 90 डिग्री। तो जिन दो एंगल्स का सम आपको 90 डिग्री मिल जाए वो क्या हो जाएंगे, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। और वो एंगल्स कुछ भी हो सकते हैं। लाइक अगर आपको इस तरह से दे दिया जाए और यहाँ पे आपका एक एंगल है ए और एक एंगल है बी, हमें पता है कि ये पूरा जो एंगल होगा वो 90 डिग्री है। सो यहाँ पर ए और बी किसके इक्वल आ रहे हैं, 90 डिग्री के इक्वल आ रहे हैं। तो ए और बी आपस में क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, बहुत ईजी सा है, फिर से रिपीट कर देती हूँ। जिन दो एंगल्स का सम करने पर हमें 90 डिग्री मिल जाए वो कॉम्प्लीमेंट्री, और सेकेंड भी एक्सप्लेन कर देते हैं, जिन दो एंगल्स को सम करने पर आपको 180 मिल जाए वो हो जाएंगे आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। लाइक यहीं पर ऐसा कर लेते हैं कि दो एग्जाम्पल ले लिए, ठीक है ना। लाइक ये आपका 180 डिग्री है, यहाँ पर एक एंगल है आपका कोई सी और यहाँ पर एक एंगल है डी। हमें पता है ये इस लाइन पे जो हमने बताया था ना, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जो एंगल बनता है वो कौन सा होता है, 180 डिग्री का। तो यहाँ पर जो सी प्लस डी है वो 180 डिग्री के इक्वल आएगा। इट मीन्स सी और डी क्या हो जाएंगे, आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, इसी तरह एक और ले सकते हैं, दो एंगल्स अलग अलग बने हुए हो सकते हैं। लाइक ये है आपका 60 डिग्री, ठीक है, और एक ये एंगल आ रहा है आपका जिसको बोल देते हैं हम 120 डिग्री। अब यहाँ से रिपीट करो, 60 डिग्री कौन सा एंगल है, 90 से छोटा है, 0 से बड़ा है तो ये एक्यूट एंगल होगा। और 120 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है तो इसको क्या बोलेंगे हम, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है ना। सो इस तरह से रिपीट करते रहना। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, 60 प्लस 120, फिर से आपको क्या मिल रहा है, 180 डिग्री। ठीक है, 60 प्लस 120 करने पर ऐड हमें फिर से 120 मिला। इट मीन 60 और 120 हमारे हो जाएंगे सप्लीमेंट्री। याद कैसे रखेंगे कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा सप्लीमेंट्री, वैसे तो मुझे नहीं पता, अगर आपको ईजी लगे, बट अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब शायद मैं स्कूल टाइम में थी सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री पढ़े थे, तो उसका सबसे इजी वही होता था कि पहले क्या आता है आपका सी, बाद में क्या आता है एस। ठीक है, पहले सी बाद में एस। तो सी को दे दो छोटा वाला, जिनका सम 90 डिग्री होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री, और जिनका सम 180 डिग्री होगा उसको सप्लीमेंट्री। ये सिर्फ एक ट्रिक है छोटी सी जिसे आप याद रख सकते हो स्टार्टिंग में। ठीक है, बाद में तो हम इसके मतलब हैबिचुअल हो जाते हैं याद करने के, तो पता लग जाएगा कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा सप्लीमेंट्री, एज इन कोई ज़्यादा बात नहीं है। ठीक है, बस ये अभी के लिए थोड़ा सा याद रखने के लिए हो जाएगा कि छोटा सी है तो छोटा सम होगा 90 डिग्री, और एस बाद में आता है, बड़ा है तो उसका सम बड़ा होगा जो कि 180 डिग्री। ठीक है, क्लियर हो गया। दो ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 है कॉम्प्लीमेंट्री, और दो ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 है तो सप्लीमेंट्री। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके, सो बात करते हैं एडजेसेंट एंगल्स की। ठीक है, अब एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ लिया हमने, एडजेसेंट एंगल्स पढ़ लिए। अब यहाँ पे एडजेसेंट दिए हुए हैं एंगल्स हैविंग वन कॉमन वर्टेक्स। पहले मैं आपको इजी लैंग्वेज में बता देती हूँ। अगर इस तरह से आपकी कोई एंगल्स है, ठीक है, सो एक एंगल ये है आपका ए और एक एंगल सिर्फ इतना है आपका बी। सो यहाँ पर जो आपके एंगल्स ए और बी हैं वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, सो इसमें हमारी क्या स्पेसिफिकेशन है वो सारी देख लीजिए। एंगल्स हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स, इन दोनों एंगल्स को कहाँ से शुरू किया, लाइक ये इस वर्टेक्स पे तो है ना, ये वाली वर्टेक्स है, और ए के लिए भी ये वर्टेक्स है। लाइक वर्टेक्स जो है वो सेम है, ठीक है ना, सेम वर्टेक्स होनी चाहिए। ठीक है, दोनों एंगल्स की ये सेम वर्टेक्स है। उसके बाद
एक कॉमन आर्म होना चाहिए। कौन सा कॉमन आर्म है? एंगल ए और बी बन रहा है इन दोनों आर्म्स के बीच में, और एंगल ए बन रहा है इन दोनों आर्म्स के बीच में। यहीं पर ले लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। बी बन रहा है इन दोनों आर्म्स के बीच में और ए बन रहा है इन दोनों आर्म्स के बीच में। दैट मीन्स ये वाली जो हो जाएगी वो है आपकी कॉमन आर्म। कौन सी आर्म है? कॉमन आर्म है। उसके बाद एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स। तो जो आपकी नॉन कॉमन आर्म्स होंगी वो दोनों साइड होंगी कॉमन आर्म की। लाइक ऐसा नहीं है, मैं इसको एक बार चेंज कर देती हूँ। ओके, सो ये नॉन कॉमन आर्म्स है। इसमें एग्जाम्पल आप इस तरह का ले सकते हो कि लाइक ये एक एंगल है, ठीक है। मैंने बोला ये तो है एंगल ए, और अगर हम इस पूरे एंगल की बात करें, जो ये पूरा वाला एंगल है ये बी है। अभी भी अगर आप देखो ए और बी की वर्टेक्स तो सेम है कि कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है, कॉमन वर्टेक्स है। इसमें एक कॉमन आर्म भी है क्योंकि ए बन रहा है इन दोनों के बीच में और बी बन रहा है इन दोनों के बीच में। सो इसमें हो गई ये वाली कॉमन आर्म, ठीक है। बट इसमें क्या हुआ आपके कि ये जो नॉन कॉमन आर्म है दोनों की, वो एक साइड नहीं है, वो डिफरेंट साइड्स हो गई। सॉरी, वो दोनों एक साइड हो गई, बट हमने दिया हुआ है कि आर ऑन द बोथ साइड। एक कॉमन आर्म इधर, नॉन कॉमन आर्म इधर होनी चाहिए और एक नॉन कॉमन आर्म इधर होनी चाहिए, ठीक है ना। दोनों एक साइड नहीं होंगी तो ये वाले एडजेसेंट एंगल्स नहीं है, ये दोनों आपके एडजेसेंट एंगल्स है। करेक्ट? सो क्लियर हो गया एडजेसेंट एंगल्स का, ठीक है ना। एक कॉमन वर्टेक्स होगी, कॉमन आर्म होगी, और आप बोल सकते हो ये कुछ इस तरह से भी हो सकती है। लाइक ये आपकी एक एंगल है, एक ये रे है, एक ये एंगल आपका ए है और एक ये एंगल आपका बी है, ठीक है ना। सो ए और बी क्योंकि यहाँ पर ये कॉमन वर्टेक्स हो गई, ये कॉमन आर्म हो गई, ये दो नॉन कॉमन आर्म दोनों अलग अलग साइड हो गई। सो ये भी आपके एडजेसेंट एंगल्स होंगे, ठीक है ना, याद रहेगा। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं लीनियर पेयर एंगल्स में, ठीक है। अभी देखो लीनियर पेयर एंगल्स क्या होते हैं। अगर लीनियर पेयर की बात करें सो आपकी ना एक स्ट्रेट लाइन होगी। ये क्या है? आपकी स्ट्रेट लाइन। याद रखना, ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट नहीं होगी, ये होगी आपकी स्ट्रेट लाइन। ओके, कुछ इस तरह से एक एंगल यहाँ पे बन जाएगा आपका, ओके। एंड उसके बाद आपका एक एंगल हो जाएगा, दूसरा एंगल बनाना ना आपको, एक एंगल हो जाएगा आपका ऐसे, ठीक है। सो इस एंगल को आप बोल सकते हो एंगल ए। लाइक ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगी आपका बट यहाँ पे तो दो आ गई ना। ओके, जस्ट डू वन थिंग, जस्ट ओनली कंसिडर द वन लाइन, ठीक है ना। एक एंगल ये आएगा आपका ए और एक ये एंगल आएगा बी। सो ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे आपस में लीनियर पेयर्स बनाएंगे। बट रिमेंबर कि जो सम होता है लीनियर पेयर्स का, हमने क्या बताया था कि अगर यहाँ से एंगल स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है तो वो क्या होगा? 180 डिग्री। सो लीनियर पेयर का मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो a प्लस बी होगा दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एडजेसेंट है ये दोनों, जो ए एंड बी है ना वो सेम एडजेसेंट भी होंगे, बट ऐसे एंगल्स एडजेसेंट वाले वो एंगल्स जिनका सम 180 है। क्योंकि यहाँ पर कुछ एडजेसेंट ऐसे हो सकते हैं कि ये तो आपका 10 डिग्री और ये आपका 20 डिग्री, बट 20 + 10 हर एडजेसेंट एंगल का सम 180 नहीं होगा। सो ऐसे दो एडजेसेंट एंगल जिनका सम जो है वो 180 डिग्री होगा, वो क्या होंगे? आपके लीनियर पेयर बोलेंगे, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको जो है एक लाइन मिल जाती है कुछ इस तरह से, ठीक है, और उसके बाद आपको ना 2-3 लाइंस भी हो सकती है। लाइक एक एंगल यहाँ पे हो गया, एक इस तरह से हो गया। सो यहाँ पे बनने वाले जो आपके सारे एंगल्स होते हैं लाइक दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, ये ए हो जाता है, ये बी हो जाता है, ये सी हो जाता है, और यहाँ पे सम जो होगा a + b + c का वो भी 180 डिग्री होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो दूसरा रूल आ जाता है कि आपके जो स्ट्रेट लाइन पे लाई करने वाले सारे एंगल्स होते हैं वो होता है, उनका सम होता है 180 डिग्री, ठीक है ना। तो ये भी आपका उसी का एक है कि अगर पेयर की बात कर रहे हैं तो दो हैं, बट दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट वो एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करने चाहिए, ठीक है ना। इन शॉर्ट मतलब क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करने वाले जितने भी एंगल्स होंगे उनका सम होगा 180 डिग्री। सो जो दो एंगल्स अपना सम 180 डिग्री बना रहे होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर। क्लियर हो गया? एडजेसेंट वाला क्लियर था, लीनियर पेयर हो गया। एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले जो दो एंगल्स होंगे उनका सम 180 डिग्री होगा और उन दोनों एंगल्स को बोलेंगे हम लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। यह है आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल। सी, हमने अभी कुछ देर पहले इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस पढ़ी थी। अगर मैं यहाँ पे दो इंटरसेक्टिंग लाइंस बना दूँ, ठीक है ना, दो लाइंस बनानी है आपको इस तरह से एंड सेकेंड इस तरह से, ठीक है ना। अब इन इंटरसेक्टिंग लाइंस में जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल यहाँ पे ये मीट कर रही हैं, दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो ये वाले जो दोनों एंगल्स होते हैं जो अपोजिट होंगे एक दूसरे के, वो क्या होते हैं?
वर्टिकली अपोजिट एंगल, जैसे 1 और 2 है, सो यहाँ पर जो एंगल 1 और एंगल 2 है वो दोनों क्या बनाएंगे, वो दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। कंसीडर किया ये वाला एंगल 3 है और ये वाला एंगल 4 है, तो क्या बोलोगे 3 और 4 जो है वो दोनों एंगल्स आपके क्या है, वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स की एक और स्पेशलिटी होती है कि वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं, लाइक एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के और एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के, ठीक है। दो इंटरसेक्टिंग लाइंस में जो अपोजिट साइड्स के एंगल होंगे एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे, क्योंकि 1 इधर है, लाइक उधर फेस कर रहा है, 2 इधर फेस कर रहा है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की। मैं 2 लाइंस ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। एक लाइन ये है आपकी, सेकेंड लाइन ये है। इन दोनों लाइंस को, ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, क्या होंगी दोनों लाइंस, पैरेलल, ठीक है, याद रखना पैरेलल लाइंस होंगी और इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही होगी एक तीसरी लाइन, करेक्ट। अभी यहाँ पे हम सारे एंगल्स को नाम दे देते हैं, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये 5th एंगल है, ये 6th है, ये 7 है और एक ये 8 है, ठीक है। अब बात कर लो, देखो यहीं पर वर्टिकल अपोजिट, सो इस वाले में वर्टिकल अपोजिट कौन से हैं, 1 और 3, सो यहाँ पर 1 इक्वल हो जाएगा 3 के, ठीक है। 2 और 4 भी वर्टिकल अपोजिट है, सो 2 और 4 भी बोलोगे आप, ठीक है, इस वाले फिगर के रिगार्डिंग। 5 और 7 भी, क्योंकि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो देखो ये 5 और 7 अपोजिट हो गए, 8 और 6 अपोजिट हो गए। बट अगर हम बात करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की, देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की अगर हम बात करते हैं, सो कॉरेस्पॉन्डिंग क्या कहता है कि लाइन के एक ही साइड होंगे, जैसे कि ये वाला आ जाएगा एंगल 1 उधर फेस कर रहा है, एंगल 8 इधर दोनों फेस कर रहे हैं ना, 1 और 8, ठीक है। इसी तरह से 2 और 5 दोनों एक ही साइड फेस कर रहे हैं, लाइन की एक साइड है और ऊपर की साइड है, सो यहाँ पर 1 और 8 क्या हो जाएंगे आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इक्वल होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी, ठीक है। 1 और 2 अगर हमसे पेयर की बात करेंगे, सो आपका आ जाएगा 1 और 2 का पेयर, सॉरी 1 एंड 8, 1 के साथ कौन सा एंगल आ रहा है, 8, 1 और 8। उसके बाद 2 और 5, एंगल 2 और 5 क्या हो जाएंगे यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरह से अगर आप देखोगे, सॉरी ओके, सो ये आपका डायग्राम था, तो हमने क्या बताया 1 और 8 एक साइड फेस कर रहे हैं, अभी यहाँ से 2 और 5 एक साइड फेस कर रहे थे, बट लाइन के एक ही साइड होने चाहिए। फिर अगर आप देखोगे 4 और 7 लाइन के एक ही साइड है, इधर 4 है इधर भी 7 है, सो एंगल 4 और 7 भी आपके क्या हो जाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसी तरह 3 और 6 भी आपके क्या हो जाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं को इंटीरियर एंगल्स की। देखो अगर हम को इंटीरियर एंगल्स की बात करेंगे तो इंटीरियर से मतलब क्या पता लग रहा है, इंटीरियर मतलब इनसाइड, ठीक है ना। इंटीरियर का हो जाएगा आपका जो अंदर होंगे इन, और को हो जाएगा आप बोल सकते हो कि सेम साइड, ठीक है ना, सेम साइड जो अंदर होंगे। सो अगर ये 2 लाइंस है आपकी, इन दोनों लाइंस के अंदर के अगर देखा जाए और जो एक साइड हो तो कौन कौन से एंगल है 4 और 8, सो को इंटीरियर एंगल कौन से हो जाएंगे एंगल 4 और एंगल 8। इसी तरह 2 लाइंस के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है 3 और 5 और सेम साइड में, सो एंगल 3 और एंगल 5 क्या हो जाएंगे को इंटीरियर एंगल्स। क्लियर हो गया होगा। लाइन के एक ही साइड, को मतलब एक साइड, इंटीरियर जो अंदर होंगे लाइंस के तो वो आ जाएंगे 4, 8 और 3, 5, ठीक है ना। को इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है, यहाँ पे मैं बता देती हूँ, को इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, ठीक है। और जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो होते हैं आपके इक्वल, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी होते हैं आपके इक्वल, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर। अब देखो इंटीरियर यहाँ पर भी है, इंटीरियर मतलब ये भी अंदर के ही एंगल्स के बारे में बात करेंगे जो 2 लाइंस के अंदर होंगे, बट अल्टरनेट आ गया तो अल्टरनेट मतलब हो जाएगा अदर साइड, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा अदर साइड। सो अभी एक लाइन को पकड़ो, ट्रांसवर्सल लाइन को, अंदर के एंगल से आपके 4, 3, 5, 6, ठीक है। सो एक लाइन के इस साइड एंगल 3 है और एक ये है, ये वाली लाइन आ रही है ना, इस लाइन के इस साइड 3 है और इधर आपका 8 है। सो अगर एंगल 3 और एंगल 8 क्या हो जाएंगे आपके इंटीरियर एंगल, क्योंकि इंटीरियर में है। और ऐसे ही 4 और 5, इस लाइन के इस साइड 4 है, इस साइड 5 है, और ये क्या होने चाहिए दोनों साइड अलग अलग होने चाहिए, दूसरा इनसाइड द एंगल्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका एंगल 4 और एंगल 5 दोनों हो जाएंगे आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी आपके क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। वर्टिकली अपोजिट हो जाते हैं, 2 लाइन जहां भी इंटरसेक्ट कर रही हो उसके अपोजिट वाले एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग जो सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है, जैसे ये 1 है, 8 है, 2 है और 5 है। को इंटीरियर हो जाएंगे अंदर की साइड, और को लाइन के एक ही साइड वाले जो अंदर के एंगल्स है 4 और 8, 3 और 5, ठीक है।
आई होप क्लियर हो गया होगा। सो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, हमारी जो सारी डेफिनेशंस थी लाइंस की, एंगल्स की, वो हमने ऑलमोस्ट सभी कवर कर लिए। सारे जितने भी पॉइंट्स हम एक्सरसाइजेज में यूज़ करने वाले हैं सब कवर कर लिए। इन केस अगर आपको लगे कि आपको कोई एंगल समझ नहीं आया तो आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, जो आपको नंबर नीचे दिया हुआ है। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है और व्हाट्सएप ग्रुप का भी। सो आप उसमें मैसेज करके पूछ सकते हो, तो वो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कुछ एग्जाम है। इसमें 2 ही एग्जाम्स हैं पूरे चैप्टर में, एग्जाम 1 एंड एग्जाम 2। ठीक है, सो अगर एग्जाम की बात करेंगे तो पहला एग्जाम कहता है कि इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। अभी देखो आपके पास एक लाइन है, ये है आपकी एक लाइन। ठीक है, तो इसमें बोला है कि इफ़ अ रे स्टैंड, अगर इस लाइन के ऊपर कोई भी आपकी एक रे है, कोई भी रे हो सकती है नॉर्मली। ठीक है ना, सो अगर एक लाइन के ऊपर एक रे स्टैंड कर रही है, सो जो एडजेसेंट एंगल होंगे, अब याद करो एडजेसेंट एंगल्स कौन से होंगे, एक ये एंगल और एक ये एंगल, दोनों एंगल्स क्या होंगे आपके एडजेसेंट। तो बोलता है कि अगर एक लाइन के ऊपर एक रे खड़ी है तो जो दोनों सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल, तो एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, सेम चीज़ इसकी जस्ट अपोजिट उन्होंने बता दी है कि इफ़ द सम ऑफ द एडजेसेंट, ये क्या होगा आपका इफ़ द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, कि अगर आपके 2 एडजेसेंट एंगल्स है। ठीक है, लाइक ये आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ पे रे है ये आपकी, या फिर कोई भी बोल सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पे आपका कुछ भी हो सकता है कि अगर मैंने यहीं पे बोल दिया कि आपकी एक रे आ रही है और इन्होंने बोला है कि अगर इन 2 एडजेसेंट एंगल्स का सम, ठीक है ना, अगर a प्लस बी, ये a है और एक ये b है, सो उन्होंने बोला है कि अगर a प्लस बी क्या है वो 180 डिग्री है। सो जो इसकी नॉन कॉमन आर्म होगी, अब हमें पता है कि ये वाली कौन सी आर्म थी, ये थी इसकी कॉमन आर्म। ठीक है, सो उन्होंने बोला है कि जो नॉन कॉमन आर्म है वो क्या बनाएंगी, वो एक लाइन बनाएंगी। देखो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, बस यही बोला है। ठीक है ना, दोनों चीज़ें अपोजिट हो गई। अगर लाइन के ऊपर रे है तो दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा, और अगर 2 एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो वो दोनों जो जिस नॉन कॉमन आर्म्स होंगी वो क्या बनाएंगी, एक लाइन बनाएंगी स्ट्रेट। ऐसा नहीं होगा कि लाइक ऐसे कुछ है और ये आपके 2 एडजेसेंट एंगल्स है ए और बी। सो अगर ए और बी का आपका सम 180 डिग्री आ रहा है तो ये जो होगी ए और बी, ऐसे नहीं होगा, ये इस तरह से होगी पूरी लाइन। ठीक है ना, ये वाली लाइन ना होके ये पूरा एंगल ए इस तरह से बनेगा। ठीक है ना, वो सिर्फ इतना ही है, जस्ट अपोजिट उसका। ओके, दोनों एग्जाम्स हैं, इजी हैं, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो नेक्स्ट है आपका एक थ्योरम जो हमें इस चैप्टर में डिस्कस की गई है। ठीक है, अब थ्योरम हमने पहले ही पढ़ी थी 5th चैप्टर में कि थ्योरम वो होती है जिसको हमें प्रूफ करने की ज़रूरत होती है। एग्जाम्स को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम्स एग्जिस्ट करते हैं, बट अगर थ्योरम्स के स्टेटमेंट की बात आए तो वो स्टेटमेंट होते हैं जिन्हें हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे फिर प्रूफ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लिख लोगे यहाँ पे कि क्या दिया हुआ, इफ़ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। सो हम पहले यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है आपको कि 2 लाइन्स, कोई भी 2 लाइन्स बना लीजिए यहाँ पे। ठीक है ना, 2 लाइन्स हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। एक लाइन ये है आपकी एंड एक लाइन यहाँ पे ये आ जाएगी। ठीक है ना, कोई भी 2 लाइन्स आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। सर इसको बोल सकते हो ABCD, लाइक एक लाइन है आपकी AB, ठीक है, और एक लाइन है आपकी CD। इसको बोलेंगे हम एंगल 1 है, तो ये एंगल आपका 2। तो अभी आप देखोगे हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो उसमें हमें यही प्रूफ करना है कि 1 और 2 क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। हमने ये बताया है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, बट इसकी भी एक थ्योरम है, इसका अपना एक प्रूफ है कि ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस एंगल को आप कंसिडर करोगे 3 हो जाएगा और ये वाला एंगल हो जाएगा आपका 4। ठीक है, 4 एंगल्स हो गए, करेक्ट है। सो वर्टिकल अपोजिट में हमें क्या करना है, अच्छा 1 को 2 के इक्वल प्रूफ करना है, इसको डबल लाइन से लिख सकते हो, 3 को 4 के इक्वल। ठीक है, डबल ऐसे बोल देते हैं जैसे आप इक्वल लगाते हो ना, तो एंगल्स को इस तरह से इक्वल कर देते हैं। ठीक है, एज इन कोई वो नहीं है, सिर्फ एक नोटेशन है। ठीक है, सो गिवन है हमारे कि AB एंड CD आर इंटरसेक्टिंग। AB एंड CD क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ओके, गिवन AB एंड इंटरसेक्ट एट O, इस पॉइंट को आप क्या बोल सकते हो, O बोल सकते हो, इंटरसेक्ट एट O, ये गिवन है। और प्रूफ क्या करना है, अगर हम यहाँ पे अभी बात करेंगे टू प्रूव, थ्योरम करेंगे, थ्योरम की स्टेप्स होते हैं, लाइक गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है। प्रूफ क्या करना है, एंगल 1 जो है वो आपका एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 जो है वो आपका एंगल 4 के इक्वल है, दोनों चीज़ें प्रूफ करनी होंगी। ठीक है,
फिर क्या करोगे आप इसमें, सबसे पहले हमें पता है कि यहाँ पे देखो प्रूफ लिख लेते हैं। प्रूफ के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ लिखेंगे कि जो आपकी लाइन है ए बी वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और सी डी भी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। सो जो एंगल्स हैं, एंगल ए, लाइन ए पर जो ए बी पर जो एंगल्स बनने वाले हैं 2 और 3, तो इनका सम क्या हो जाएगा 2 + 3। हमने अभी पढ़ा था ना एग्जाम 1 में, एग्जाम 1 में क्या पढ़ा था कि अगर कोई एक रे स्टैंड कर रही है, एक लाइन है, तो उसमें जो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो 180 होता है उनका सम। तो ये आपकी एक लाइन है, इस पे एक रे आ रही है, सो 2 और 3 का जो सम हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप बोल सकते हो एग्जाम 1, ठीक है, दोनों हम एग्जाम 1 से लेने वाले हैं। उसके बाद अगर हमारे पास सी डी स्ट्रेट लाइन है, सो सी डी स्ट्रेट लाइन है तो इट मीन्स 2 और 4 जो होगा उनका सम भी क्या हो जाएगा, सेम 2 और 4 का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अभी मैं इन दोनों को क्या कर देती हूँ, दोनों इक्वल है ना, लाइक ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट, ये आपकी इक्वेशन सेकंड, दोनों 180 के इक्वल है। तो आप फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड क्या लिख सकते हो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल 2 + एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 2 + एंगल 4 के। सो यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और एंगल 3 इक्वल आ जाएगा एंगल 4 के। और यही हमें प्रूव करना था कि जो हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है ना, 3 और 4 वो इक्वल है। इसी तरह से हम प्रूव कर देंगे 1 और 2 को भी इक्वल। अभी क्या करेंगे, अभी जो ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, सो ए बी पर 1 और 4 भी तो लाई कर रहे हैं ना, सो 1 और 4 का सम भी 180 डिग्री हो जाएगा। और सी डी पर देखोगे तो 1 और 3 का सम भी क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री हो जाएगा। और सेम 2 और 4 का भी आपका 180 रहेगा। तो मैं यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ, ठीक है ना। एंगल लाइन ए बी पर कौन सा है, एंगल 1 एंड एंगल 4। सो एंगल 1 और एंगल 4 का सम कितना है आपका 180 डिग्री। और अगर सेम यहीं से 2 और 4 का सम कितना है आपका 180 डिग्री। एंगल 2 + एंगल 4 का सम फिर से आपका 180 डिग्री। क्यों है, क्योंकि हमें एग्जाम 1 में बताया गया है कि एक लाइन पर लाई करने वाले दो एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। ये आपकी थर्ड इक्वेशन, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। सो आप लिखोगे यहाँ पर फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ क्या दिया हुआ है, थर्ड एंड फोर्थ से एंगल 1 और 4, एंगल 1 + एंगल 4 किसके इक्वल आ जाएंगे, एंगल 2 + एंगल 4 के। दोनों साइड से 4 कैंसिल आ जाएगा, यहाँ पे मिलेगा 1 और 2। सो हमें क्या मिल गया कि जो अपोजिट एंगल्स थे, अपोजिट एंगल जो 1 और 2 थे और 3 और 4 वो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए और इक्वल हो गए, ठीक है ना। सो बस यही आपका चैप्टर था। एग्जाम के स्टेटमेंट याद रखना, थ्योरम का भी स्टेटमेंट याद रखना, और एक बार प्रूफ भी देख लेना, क्योंकि आपको ये प्रूफ करने के लिए भी आ जाता है एग्जाम में कभी कभी, ठीक है। एज अ थ्योरम नहीं आएगा, एज अ क्वेश्चन आ सकता है। सो थ्योरम में देख लेना कि हमने वर्टिकल अपोजिट एंगल्स को कैसे इक्वल प्रूफ किया है, ठीक है ना। डायरेक्टली भी आ सकता है कि प्रूव दिस थ्योरम। सो कुछ भी पॉसिबल है, बस अच्छे से आपको करना है, सब ईजी हो जाएगा। आई होप सब समझ आया होगा, अच्छे से समझ भी गए होंगे। सो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। आप अपने बैचमेट्स और क्लासमेट्स के साथ प्लीज़ शेयर कर सकते हैं, और नए आए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपके 6.1 के साथ, ठीक है। ओके बाय।